हेलो एवरीवन। फ्री एंथ्रोपोलॉजी सीरीज़ फॉर यूपीएससी में आपका स्वागत है। आज हम लोग कर रहे हैं टॉपिक 1.4 पेपर 1 में, और उसके पार्ट बी में है हम लोग। बी में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा था ऑर्गेनिक इवोल्यूशन के बारे में, और इस लेक्चर में हम लोग प्री डार्विनियन थ्योरी में देख रहे हैं लामार्किज्म के बारे में। ठीक है, हर हर साल लामार्किज्म से क्वेश्चन आता है, ऑल्टरनेट करके आता है। या तो लामार्किज्म पे आएगा, या तो डार्विन की थ्योरी पे आएगा, या तो फिर सिंथेटिक थ्योरी पे आएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ये भाई साहब लामार्क है। देखिए, लामार्क की थ्योरी इवोल्यूशन की थ्योरी है, और ये डार्विन की थ्योरी से पहले आई थी। तो आंसर जब हम लोग शुरू करेंगे तो बेसिक सा आप बिगनिंग कर सकते हैं इवोल्यूशन के डेफिनेशन से। तो लास्ट लेक्चर में हमने ऑर्गेनिक इवोल्यूशन का डेफिनेशन देखा था, तो उसके अनुसार भी यहाँ पे आप लिख सकते हैं, या ऐसे भी आप इवोल्यूशन को चेंज विथ मॉडिफिकेशन, या चेंज इन एडेप्टेशन, या फिर चेंज इन जीन फ्रीक्वेंसी बोल सकते हैं। ठीक है, इन सब को हम लोग ग्रेजुअल चेंज इन जीन फ्रीक्वेंसी, ये हम लोग बोल सकते हैं इवोल्यूशन को। ठीक है, अभी हमने इसका इंट्रो दे दिया, लेकिन अभी इंट्रो ख़त्म नहीं हुआ है। लामार्किज्म के बारे में भी इंट्रो में लिखना पड़ेगा आपको। तो फिर हम लोग लामार्किज्म को देखते हैं। तो ये थ्योरी किसने दिया था? लामार्क, जिनका पूरा नाम था जीन बाप्टिस्ट लामार्क। ठीक है, और इनके थ्योरी को कहा जाता था द थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। मतलब इनका थ्योरी कहता था कि इनहेरिटेंस होता है एक्वायर्ड कैरेक्टर्स का। आगे देखेंगे हम लोग इसका मतलब क्या है। फिर लामार्क ने अपने आइडियाज़ जो हैं वो एक बुक में पब्लिश किए थे, जिसका नाम था फिलोसोफिक जूलॉजिक। ठीक है, फिलोसोफिक, ठीक है, जूलॉजिक, 1809 में। ये नाम लिखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है बुक का नाम, और ये डेट भी लिखना इंपॉर्टेंट है आंसर में। ठीक है, अभी यहाँ पे देखते हैं लामार्क का जो लामार्किज्म का एक जिस्ट या क्रक्स यहाँ पे दिया हुआ है, इसको समझिए अच्छे से। यहाँ पे कह रहा है कि लामार्क हेल्ड दैट इवोल्यूशन इज़ द रिजल्ट ऑफ कांस्टेंट स्ट्राइविंग बाय ऑल लिविंग बींग्स टुवर्ड ए स्टेट ऑफ कांस्टेंट अडेप्टेशन टू द एग्जिस्टिंग इन्वायरमेंट कंडीशन। ऐसे मतलब यहाँ पे लामार्क इवोल्यूशन को कैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं कि इवोल्यूशन रिजल्ट है कांस्टेंट स्ट्राइविंग, मतलब कोशिश करता है हर एक ऑर्गेनिज्म, हर एक लिविंग बींग कोशिश करता है कॉन्स्टेंटली अडेप्ट करने का। किस चीज़ के प्रति अडेप्ट करने का? एग्जिस्टिंग इन्वायरमेंट जो अभी उसको मिल रहा है उसके अकॉर्डिंग अडेप्ट करने का। जैसे किसी जगह अगर वेदर जो है वो ठंडा हो रहा है तो धीरे धीरे हम लोग अडेप्ट कर लेते हैं ठंड को। अगर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है तो धीरे धीरे अडेप्ट कर लेते हैं गर्मी को। तो हर एक ऑर्गेनिज्म इस तरह से अपने आप को अडेप्ट करने के लिए कॉन्स्टेंटली कोशिश करते रहता है, और इसी कोशिश में धीरे 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 ऐसे मतलब चेंज होते 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 इतना चेंज हो जाता है कि एक नया स्पीसीज़ जैसे बन जाता है। यही यहाँ पे कहा जा रहा है कि नया स्पीसीज़ या इवोल्यूशन बेसिकली जिसको कह रहे हैं, इवोल्यूशन का एंड रिजल्ट न्यू स्पेसी क्रिएट करना ही होता है। तो इवोल्यूशन आता है कांस्टेंट एडेप्टेशन से, यहाँ पे लामार्क ये कह रहे हैं। फिर यहाँ पे एक छोटा सा डेफिनेशन लिखा हुआ है, बहुत ही सुंदर सा एक समअप करके लिखा हुआ है अपाला मैम के द्वारा, कि लामार्कियन थ्योरी क्या है कि चेंज इन इन्वायरमेंट ब्रिंग अबाउट बॉडली चेंज इन एन इंडिविजुअल energized by inner urge, such changes are transferred to next generation। इसका मतलब है कि अगर इन्वायरमेंट चेंज होता है तो उससे बॉडी में चेंज आता है, और वो इनर्जाइज होता है इनर अर्ज से, मतलब वो और बढ़ावा मिलता है उसको हम लोग के इनर अर्ज से, और ऐसा जो चेंज है वो नेक्स्ट जनरेशन को ट्रांसफ़र हो जाता है। अभी ये जिस्ट है, इस पूरे लेक्चर का ये जिस्ट है, ये थोड़ा सा छोटा सा लाइन अगर आप इसको समझेंगे ध्यान से तो ये कहना चाह रहे कि अगर इन्वायरमेंट बदलता है तो हम लोग का शरीर में उसके अकॉर्डिंग चेंज आ जाता है, और हम लोग का इनर अर्ज उसको और फोर्स करता है। जैसे कि अगर सपोज़ कहीं पे पानी कम है, ठीक है, बहुत समय तक पानी कम है, तो इनर अर्ज क्या होगा कि हम लोग कम पानी यूज़ करें, ठीक है, ताकि पानी नहीं मिल रहा है तो फिर ज़्यादा पानी का अगर प्यास ज़्यादा लगता रहेगा तो ऐसे तो मर जाएगा इंसान या कोई भी जीव। तो धीरे धीरे उसको इनर अर्ज आएगा कि मैं पानी कम यूज़ करूँ, तो उसके अकॉर्डिंग उसके बॉडी में चेंजेस होगा, और फिर वो चेंज वो एक बार एक्वायर कर लेगा अगर, तो वो नेक्स्ट जनरेशन को ट्रांसफ़र हो जाएगा। ऐसे करके हर एक जनरेशन में कुछ कुछ चेंज जो होगा एक्वायर होगा, और फिर वो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र हो जाएगा। इसी को लामार्किज्म या लामार्कियन थ्योरी कहते हैं। अभी देखिए यहाँ पे एक बहुत ही सुंदर सा फ्लो चार्ट दिया हुआ है। ये फ्लो चार्ट मैं आपके लिए सेपरेट कर देता हूँ। ये फ्लो चार्ट आपको बनाना है एग्ज़ाम में। ये फ्लो चार्ट लामार्कियन थ्योरी को ही बता रहा है, जो स्टेटमेंट ऊपर दिया हुआ है वही है। इंटरनल अर्ज और इन्वायरमेंटल चेंजेस की वजह से
हर एक ऑर्गेनिज्म को न्यू नीड फील होता है। न्यू नीड फील होने की वजह से क्या होता है कि उसके बॉडी में कुछ चेंजेस आएंगे। तो चेंजेस कैसे आते हैं, या तो किसी ऑर्गन का यूज़ कम हो जाएगा या तो किसी ऑर्गन का यूज़ बढ़ जाएगा। तो जिस ऑर्गन का यूज़ कम हो जाएगा वो ऑर्गन जो है डिसअपियर होने लगेगा, यानी धीरे धीरे उसका यूज़ नहीं हो रहा तो वो गायब होने लगेगा बॉडी से। और जो ऑर्गन का ज़्यादा यूज़ हो रहा है उसका स्ट्रक्चर और मजबूत होने लगेगा। ठीक है। और अगर इन दोनों में से कोई भी चीज़ होता है, या ऑर्गन डिसअपियर होता है या डेवलप होता है, तो उसको कहते हैं कि उस ऑर्गेनिज्म में ने वो कैरेक्टर एक्वायर किया है। मतलब उसको जन्मजात नहीं मिला था, वो उसने ओवर द टाइम अपने बॉडी में चेंज करके ये कैरेक्टरिस्टिक्स को एक्वायर किया है। और अकॉर्डिंग टू लमार्क ये जो एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है वो इनहेरिट हो जाता है नेक्स्ट जनरेशन में, और फिर उसी से होता है न्यू स्पीसी का फॉर्मेशन। एक जनरेशन में नहीं होता न्यू स्पीसी का फॉर्मेशन, ये इनहेरिटेंस कई 100 जनरेशन्स 100,000 जनरेशन्स तक आगे जब जाता है, धीरे धीरे इनहेरिटेंस एक एक कैरेक्टर चेंज होते 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 इतना चेंज हो जाता है कैरेक्टर कि फिर एक न्यू स्पीसीज़ बन जाता है। ठीक है, यहाँ तक देख लिए हम लोग। आई होप यहाँ तक सब कुछ क्लियर हो। अब हम लोग इम्पॉर्टेंट बॉडी के पार्ट में आ रहे हैं। अभी तक हम लोग इंट्रो के पार्ट में थे, अब हम लोग एक बॉडी क्रिएट करें। बॉडी में देखिए लमार्क के 4 लॉज को बताना पड़ता है। तो जो 4 लॉ है जिस पर लमार्क की थ्योरी बेस्ड है, उसमें पहला लॉ है इलान वाइटल, थ्योरी ऑफ इलान वाइटल और ग्रोथ। ये देखिए ये बहुत ही गजब की थ्योरी है, मतलब सही तो नहीं है पूरे तरीके से, लेकिन ये थ्योरी उस समय पर दिया गया है 1809 में, तो ये उस समय काफ़ी सही लगती थी। ये कह रहा है कि द इंटरनल फोर्सेज ऑफ लाइफ, इलान वाइटल, टेंड टू इंक्रीज द साइज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म बाय ग्रोथ इन ऑर्गन्स एंड सिस्टम्स। मतलब ये कह रहा है कि इंटरनल फोर्सेज ऑफ लाइफ है, मतलब जीवन जो हम लोग का चला रहा है, जो फोर्स जिससे हम लोग जीवित रहते हैं, उसको इलान वाइटल कहते हैं। वो फोर्स करता है एक ऑर्गेनिज्म को, फोर्स नहीं करता है, मतलब वो कोशिश करता है कि उस साइज़ बढ़ता रहे उस ऑर्गेनिज्म का। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए दिया गया है यहाँ पे, सीड जो है प्लांट बनना चाहता है, जायगोट जो है एक फुल फ्लेज ह्यूमन बनना चाहता है। तो इंटरनल फोर्स हम लोग को बड़ा करना चाहता है साइज में। लेकिन इसका क्रिटिसिज्म साथ ही साथ देख लेते हैं कि इसका क्रिटिसिज्म ऐसे किया जाता है कि ये वेग है और फेल टू एक्सप्लेन द हाईली स्पेशलाइज्ड स्मॉल स्पीसीज। देखिए, एंड एक्सटिंक्शन ऑफ ह्यूज डायनासोर। अगर जो रियली में ऐसा होता कि हम लोग को तो साइज़ बड़ा ही करना एक एम होता, कि मतलब जो फोर्सेस ऑफ लाइफ है वो चाहते कि सबका साइज़ बड़ा हो जाए, तो भाई स्मॉल ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होते करके और बड़ा होता जाता है। जैसे एक फ्रॉग है, तो एक फ्रॉग चाहता कि वो फ्रॉग इतना बड़ा फ्रॉग हो जाए, एलिफेंट जितना बड़ा फ्रॉग हो जाए, लेकिन फ्रॉग कभी एलिफेंट जितना बड़ा नहीं होता है, फ्रॉग फ्रॉग ही है ना। ऐसे ही बहुत सारे एनिमल्स हैं। अब ह्यूमन को ही देख लीजिए, अब ह्यूमन सबसे कॉम्प्लेक्स क्रिएशन है नेचर में, ठीक है, सबसे डेवलप्ड क्रिएशन है नेचर में। तो क्या वो एलिफेंट और राइनो जितना बड़ा है? नहीं। तो अगर साइज़ ही बड़ा करना ये फोर्स ऑफ लाइफ का गोल होता तो ह्यूमन सबसे बड़ा हो जाता। और वैसे ही अगर साइज़ ही बड़ा करना सबसे इम्पोर्टेंट होता तो फिर डायनासोर एक्सटिंक्ट क्यों होते? फिर से डायनासोर आ जाते। मतलब डायनासोर एक बार एक्सटिंक्ट हो गया तो फिर से डायनासोर बन जाता है, बड़ा होकर के कोई ना कोई ऑर्गेनिज्म इतना बड़ा हो जाता है कि वो डायनासोर जैसा बन जाता है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसका मतलब वो थ्योरी पूरी तरह से सही नहीं है। सेकेंड थ्योरी है इन्वायरमेंटल प्रेशर और स्पॉन्टेनियस ऑर्गन फॉर्मेशन की। ठीक है, ये भी बहुत अभी ऊपर हम लोग थोड़ा सा देखे थे, इसको देख लेते हैं यहाँ पर भी, कि लमार्क ने कहा कि न्यू नीड राइज होता है चेंजिंग इन्वायरमेंट की वजह से। ठीक है, जो इन्फ्लुएंस करता है न्यू ऑर्गन के फॉर्मेशन को, ऑर्गन और सिस्टम दोनों, ठीक है, उसके फॉर्मेशन को, फॉर अडेप्टिंग दैट चेंज। और ये न्यू ऑर्गन का फॉर्मेशन जो होता है वो इनर अर्ज द्वारा, इंटरनल फोर्सेस द्वारा एनर्जाइज होता है। ठीक है, मतलब एग्जाम्पल देख लीजिए, लेंथनिंग ऑफ नेक ऑफ जिराफ। तो उस समय ऐसा सोचा जाता था कि जिराफ का नेक इनर अर्ज की वजह से हुआ। मतलब ऐसा एक कोई घास का मैदान होगा जहाँ घास बहुत थोड़ा सा होगा और ऊंचे ऊंचे पेड़ होंगे। ठीक है, तो इस जगह पे अब जिराफ को खाना खाने के लिए अपना गर्दन लंबा करना पड़ा। ठीक है, तो ऐसा लेकिन एक्चुअली में नहीं है। तो हम लोग को पता है कि ऑर्गन फॉर्मेशन जो है, अभी हम लोग को पता है कि वो जनरली जो है म्यूटेशन से होता है। ठीक है, म्यूटेशन से होता है, जो कि जीन में एक अचानक से आया हुआ चेंज होता है। इसका क्रिटिसिज्म देख लीजिए कि अगर
इन्वायरमेंटल के प्रेशर की वजह से ऑर्गन डेवलप होने लगता, तो भाई ह्यूमंस तो हमेशा से चाहते हैं कि वो उड़ सकें, ठीक है। इंटरनल फोर्सेस का भी यहाँ पे नाम दिया गया। तो भाई इनर अर्ज किसका नहीं है कि हम लोग आसमान में पंछी बनूँ, उड़ती फिरूँ करता रहूँ, है ना हम लोग। लेकिन हम लोग आज तक क्या अपने विंग्स डेवलप कर पाए? नहीं कर पाए, है ना। तो इंटरनल फोर्सेस चाह कर भी हम लोग को विंग्स डेवलप नहीं करा पाए, इन्वायरमेंटल प्रेशर चाह कर भी हम लोग को विंग्स डेवलप नहीं करा पाए, ठीक है। और यहाँ पे लिखा गया है कि न्यू ऑर्गन जो है उस तरह से अपीयर नहीं होता है जैसे लमार्क ने हाइपोथेसाइज किया है, रादर देन इस सडन चेंजेस से आता है, जिसको हम लोग म्यूटेशन कहते हैं। मतलब चेंजेस पहले से हुए रखे रहते हैं और अचानक से इन्वायरमेंट चेंज होने की वजह से धीरे धीरे, मतलब ग्रेजुअल चेंज होने की वजह से इन्वायरमेंट में वो जो भी चेंज सूटेबल रहता है वो आगे बढ़ जाता है। तो उसी वजह से हम लोग को आगे देखने को मिलता है न्यू न्यू स्पीसीज़, ठीक है। म्यूटेशन की वजह से न्यू स्पीसीज फॉर्मेशन होता है। हम लोग देख लेते हैं थर्ड लॉ जो है थ्योरी ऑफ यूज़ एंड डिसयूज़। देखिए ये भी बहुत अच्छा थ्योरी था लेकिन पूरी तरह से सही नहीं है। इसमें कहना है कि जिस ऑर्गन का आप यूज़ करेंगे वो डेवलप हो जाएगा, ठीक है। ऑर्गन डेवलपिंग ऑन यूज़ एंड ऑर्गन वीकेंड ऑन डिसयूज़, ये दो बात है। यहाँ इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ऑर्गन डेवलपिंग ऑन यूज़ एंड ऑर्गन वीकेंड ऑन डिसयूज़, ठीक है। अभी देखिए एग्जाम्पल में इन्होंने दिया है जिराफ के नेक का एग्जाम्पल दिया है, स्ट्रॉन्ग बाइसेप्स इन ब्लैक स्मिथ का एग्जाम्पल दिया है। तो यहाँ तक नेक वाला तो एग्जाम्पल हम लोग को पता है कि सही नहीं है, लेकिन ये एग्जाम्पल सही है कि बाइसेप्स जो है एक ब्लैक स्मिथ का वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है। लेकिन गलती क्या है इसमें कि आगे लिख दिया है कि ये इनहेरिटेंस हो जाता है इसका, मतलब ये देखिए यहाँ पे लिखा है ना प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, मतलब ये जो कैरेक्टर यूज़ एंड डिसयूज़ की वजह से डेवलप हुआ ये आगे इनहेरिट हो जाता है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है। अच्छा क्रिटिसिज्म भी देख लेते हैं इसका। लमार्क कुड नॉट एक्सप्लेन द प्रेजेंस ऑफ वेस्टिजियल ऑर्गन, बिल्कुल सही बात है। हमारे बॉडी में अपेंडिक्स नाम का एक ऑर्गन पाया जाता है जिसका अब कोई यूज नहीं है हमारे बॉडी में। ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म के बॉडी में पाया जाता है बहुत सारी चीज़। अच्छा फिर अगर यूज़ पे साइज़ बढ़ जाता है तो हमारा हार्ट तो ज़िंदगी भर बीट करता है, तो क्यों नहीं उसका साइज़ बढ़ जाता है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे एक और एग्जांपल है, देख लेते हैं, इसको हम लोग मिस कर दिए। लॉस ऑफ विजुअल सेंसेस इन बैट। लमार्क भाई साहब का कहना था कि बैट्स जो है वो कब फ्लाई करते हैं? नाइट में फ्लाई करते हैं। नाइट में फ्लाई करने की वजह से क्या होता है? पिच डार्क होता है, जिसकी वजह से वो अपने आइज़ का यूज़ नहीं करते हैं। तो आइज़ उनका क्या हो गया? धीरे धीरे गायब हो रहा है और अब वो वर्चुअली ब्लाइंड है। और हम लोग को पता है कि वो कैसे उड़ते हैं? अल्ट्रासाउंड से उड़ते हैं, ठीक है, अल्ट्रासाउंड से उड़ते। तो ये वही एग्जांपल दिया था लमार्क ने कि देखिए बैट्स का विजुअल सेंसेस कम हो गया है क्योंकि उसको यूज नहीं करता है। कम क्या हो गया? पूरी तरह से लगभग ख़त्म हो गया है। तो ये थ्योरी का क्रिटिसिज्म हम लोग देख लिए। अभी देखिए प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। देखिए एक्वायर्ड कैरेक्टर्स किस वे में आए हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है इनहेरिटेंस, लेकिन लमार्क ने कह दिया कि सारे एक्वायर्ड कैरेक्टर्स आगे चले जाते हैं, जो कि गलत है, ठीक है। जो एक्वायर्ड कैरेक्टर्स जेनेटिकली एक्वायर किए गए हैं सिर्फ वही इनहेरिट हो सकते हैं आगे, ठीक है। ना कि ऐसे आपके फिनोटाइप में जो चेंजेस आए हैं ज़रूरी नहीं है कि वो चेंज आगे ट्रांसफ़र हो जाए। मॉर्फोलॉजी में जो चेंजेस आए हैं ज़रूरी नहीं है कि वो आगे ट्रांसफ़र हो जाए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लोग थ्योरी को देख लेते हैं, पहले फिर एग्जांपल देखेंगे। द कैरेक्टर्स एक्वायर्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म लाइक आर ट्रांसमिटेड बाय हेरिडिटी to the next generation. After many generations, the changes accumulate to the extent that the species get evolved to a new species. वही बात है कि ट्रांसमिटेड बाय हेरिडिटी, जो भी एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो नेक्स्ट जनरेशन को ट्रांसफ़र हो जाते हैं। मतलब इनका कहना था कि आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर ने अगर एक बार बॉडी बना ली, स्ट्रॉन्ग कर लिया अपने आप को, तो उनका जो सन होगा वो भी उन्हीं की तरह स्ट्रॉन्ग होगा। लेकिन ये हम लोग जानते हैं कि सही नहीं है, ठीक है। तो फिज़िकल ट्रेट्स जो है जो एक्वायर किए गए हैं वो ज़रूरी नहीं ट्रांसफ़र हो जाए अनलेस एंड अनटिल वो ट्रेट्स जेनेटिक हो। जेनेटिक ट्रेट्स ज़रूर ट्रांसफ़र होते हैं क्योंकि वो जीन ट्रांसफ़र होता है नेक्स्ट जनरेशन को, ठीक है। क्रिटिसिज्म में देख लेते हैं हम लोग।
अच्छा हाँ, फिर ये न्यू स्पीसीज़ का भी वही बात है, पहले ही बता दिया मैंने आपको कि एक जनरेशन में कुछ चेंज आया, दूसरे जनरेशन में कुछ वैसा ही चेंज आया। मान लीजिए ये आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर के फादर थे, इन्होंने थोड़ा बॉडी बनाया और फिर इसने थोड़ा और बॉडी बनाया आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर ने, फिर इसके सन ने थोड़ा और बॉडी बनाया। तो ऐसे करते करते एक समय ऐसा आएगा कि एक सुपर ह्यूमन टाइप का चीज़ क्रिएट हो जाएगा जो कि एक अलग ही स्पीसीज़ कहलाएगा। तो लमार्क का यही कहना था कि धीरे 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 अगर सब बॉडी बनाता जाए तो एक समय एक सुपर ह्यूमन बन जाएगा। या मतलब मैं एक बात कह रहा हूँ कि एक नया स्पीसीज़ बन जाएगा, जो कि ऐसा सही नहीं है। अच्छा ठीक है, अब हम लोग क्रिटिसिज्म देख लेते हैं इसका। इंडियन फीमेल्स जो है पियर्सिंग कर रही हैं ईयर और नोज़ का कई हज़ार सालों से, 2000 साल से यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन कभी भी उनके बच्चों का जो है कान जो है वो छेदा हुआ नहीं, मतलब वो जन्म लेते हैं, मतलब कान में छेद रहे ऐसा नहीं जन्म लेता कोई भी। हम लोग और आप लोग के भी माता पिता जो है, माता जो है, मदर सिस्टर्स, इन सब के ईयर्स पियर्सिंग जनरली होते हैं। तो ईयर पियर्सिंग होने के बाद भी उनके जो बच्चे होते हैं उनका पियर्सिंग नहीं रहता। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट पार्ट है एक्सपेरिमेंट। बॉडी में हम लोग को अब एक्सपेरिमेंट देना है। ये पी नाथ में दिया हुआ है एक्सपेरिमेंट सब, अगर आप पी नाथ देखेंगे तो वहाँ भी दिया हुआ है। और अक्षर जैन सर की बुक में इतना डिटेल में एक्सपेरिमेंट नहीं दिया हुआ है, उन्होंने वर्ड लिमिट के अकॉर्डिंग लिखा है। तो सबसे बढ़िया आपको यहीं पे एक्सप्लेनेशन मिलेगा, या उसके बाद पी नाथ में भी मिलेगा। तो पी नाथ को शॉर्ट करके मैम ने यहाँ पे लिखा है। अभी देख लेते हैं। एक्सपेरिमेंट अगेंस्ट है और नीचे में एक्सपेरिमेंट इन फेवर है, मतलब जो उसको अगेंस्ट में है और जो उसके फेवर में है लमार्किज्म के। पहला है म्यूटिलेशन एक्सपेरिमेंट अगेंस्ट में। इसमें क्या था भाई कि अगस्त विज़मैन नाम का एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने चूहों का 21 जनरेशन का पूँछ काट दिया, फिर भी जो 22वां जनरेशन हुआ वो पूँछ के साथ ही पैदा हुआ, ठीक है। लेकिन अगर लमार्क की थ्योरी सही होती तो नेक्स्ट जनरेशन शुड हैव लॉस्ट द टेल। यहाँ पे मैं अपने डायग्राम बनाया है, हालांकि एग्ज़ाम में डायग्राम बनाने का टाइम होता नहीं है, लेकिन अगर 20 मार्क्स में आ जाए तो आप डायग्राम बना सकते, कोई बात नहीं। फिर नेक्स्ट एग्जांपल है वेयरिंग आयरन शूज़ बाय फीमेल्स इन चाइना। देखिए चाइना के लोगों में फीमेल्स में ऐसी मान्यता होती है कि स्मॉल फीट जो है वो सुंदर होता है, मतलब ब्यूटीफुल होता है। ऐसा अपना अपना मान्यता है भाई हर जगह का। तो स्मॉल फिट करने के लिए वो लोग आयरन के शूज़ बचपन से पहनते ताकि उनका पैर बड़ा ना हो। तो कुछ हद तक एक वन लाइफ टाइम में एक व्यक्ति का पैर बड़ा हो छोटा हो सकता है, 1 आध मिलीमीटर ना बढ़े ऐसा हो सकता है, लेकिन ऐसा कोई खास फ़र्क पड़ता नहीं है। नेक्स्ट जनरेशन का फिर से पैर उतना ही बड़ा हो जाता है, ठीक है। इसलिए ऐसा कुछ चेंज होता नहीं है। ये भी लमार्किज्म के अगेंस्ट है कि भाई एक जनरेशन अगर छोटा कर लिया अपना पैर, मान लीजिए किसी ने बहुत दम टाइट शूज़ पहन पहन के 1 आध सेंटीमीटर भी छोटा कर लिया अपना पैर, तो उसके बच्चे का भी छोटा होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ठीक है। एक्सपेरिमेंट इन फेवर, देखिए ये पीनाथ में ये भी दिया हुआ है एक्सपेरिमेंट इन फेवर, और इसके बारे में ये भी कहा गया है कि ये दोनों एक्सपेरिमेंट जो है वो क्रेडिबल नहीं है, मतलब साइंटिफिक कम्युनिटी के द्वारा उनको एक्सेप्ट पूरी तरह से नहीं किया जाता है। कहा जाता है कि इसमें प्रोसीड्यूरल मिस्टेक्स हैं, करेक्ट प्रोसीड्योर फॉलो नहीं किया गया है, इसलिए ऐसा गड़बड़ आउटकम मिल रहा है हम लोग को। फिर भी अगर दिया हुआ है तो हम लोग लिखेंगे इसको, और समझाने के पर्पज़ से ये बहुत अच्छा है। देखिए सपोर्ट में कहा गया है कि FB समनर नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने रैट्स को ग्रो किया था हाई टेम्परेचर पे। तो भाई हाई टेम्परेचर पे रैट्स का जो बॉडी था वो थोड़ा बड़ा हो गया। अब ऐसा क्यों होता है ये हम लोग को आगे एडेप्टेशन के चैप्टर में मिलेगा, एडेप्टेशन एंड एक्लीमेटाइजेशन नाम का एक चैप्टर आएगा उसमें, कि हाई टेम्परेचर पे बॉडी का साइज़ क्या होता है। तो और लॉन्गर टेल्स हो गए, और उनका कहना था कि भाई ये कैरेक्टर्स ट्रांसमिट भी हो गया अगले जनरेशन में। तो भाई ये तो बहुत यूनिक बात है कि हाई टेम्परेचर करते ही एडेप्टेशन जेनेटिक नहीं होता है, एडेप्टेशन बॉडी के लेवल पे होता है, मतलब जेनेटिक लेवल पे एडेप्टेशन बहुत रेयर होता है। अगर कोल्ड और हॉट का हम लोग बात कर रहे हैं कि समर और विंटर में कैसे अडेप्ट करता है बॉडी, तो वो जेनेटिकली नहीं करता है, वो रेस्पिरेशन रेट और फिर ये सब बढ़ा घटा करके करता है। जेनेटिक अगर हो गया वैसा तो वो ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो यहाँ पे भाई समनर साहब का यही कहना था कि ट्रांसफ़र हो गया, तो ये सपोर्ट कर रहा है लमार्किज्म को। फिर नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट था मैकडगल का। मैकडगल ने वाइट रैट्स को ट्रेन किया था एक मेज़ पर चलने के बाहर आने के लिए, ठीक है। एक मेज़ एक बना दिए थे ऐसे करके, एक मेज़ बना दिए थे, उसमें ऐसे रास्ता बना दिए थे,
और उससे कैसे बाहर आया चूहों को सिखा दिए थे। कुछ गलत भी रास्ता था जिसका एंड बंद था, तो अगर वो सही रास्ता पे आते थे तो उसको रिवार्ड देते थे, गलत रास्ता पे आते थे तो उसको शॉक देते थे। तो वो कह रहे हैं कि भाई अगले जनरेशन जैसे जैसे होते गए वो लोग कम मिस्टेक कमिट करने लगे। तो इसका मतलब क्या है कि धीरे धीरे वो सीख गए, मतलब जो इंटेलिजेंस गैदर हुआ वो ट्रांसमिट हो गया। तो आज तो हम लोग जानते हैं कि इंटेलिजेंस जो है वो जेनेटिकली ट्रांसफ़र होता है, लेकिन ये जो कुछ नया सीखा हुआ, जैसे आपके फादर मैथ्स में अच्छे थे तो आप भी मैथ्स में अच्छे होंगे, ऐसा कोई गारंटी थोड़ी है। आपका आईक्यू अच्छा हो सकता है लेकिन आपको भी मैथ्स अच्छा हो जाए ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। आईक्यू होता है जेनेटिकली ट्रांसफर्ड, ना कि एक कोई ख़ास एबिलिटी। तो मेज़ को क्रॉस करने का एबिलिटी बढ़ गया अगर, तो ये भी थोड़ा डिबेटेबल है साइंटिफिक कम्युनिटी के अलावा के द्वारा। हालांकि थोड़ा सही भी लगता है सुनने में, बट हो सकता है भाई, अब डिबेटेबल बोल रहे हैं तो होगा। तो हम लोग को दोनों एक्सपेरिमेंट लिखना है। 4 एक्सपेरिमेंट हो गए यहाँ पे, 2 फेवर में 2 अगेंस्ट में, दो सब को लिखना है। अभी यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कंक्लूज़न पार्ट में आके, ये कंक्लूज़न है। कंक्लूज़न में लिखा गया है कि लामार्कियन थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया गया है बहुत, अब मतलब रिसेंट टाइम्स में। और इसलिए ऐसा इसलिए किया क्योंकि ये फैक्ट्स को सपोर्ट नहीं करता है। मतलब बहुत सारे फैक्ट्स एग्जांपल में आपने देख लिए, क्रिटिसिज्म में देख लिया, जो आपको नॉर्मली भी लगता है कि हाँ ऐसा तो सही बात नहीं है, फैक्ट्स नहीं है, ठीक है। फिर बहुत सारे एजम्पशन जो हैं वो सिर्फ बायस्ड है, तो सोच उनका ऐसा है कि ऐसा ही होता होगा तो उन्होंने बोल दिया। मतलब किसी केस में होता है, किसी केस में नहीं होता है। तो बायस्ड ओपिनियन जो है वो साइंटिफिक कम्युनिटी में एक्सेप्ट नहीं किया जाता है, और या फिर कन्फर्मेशन नहीं है। मतलब कुछ ऐसा लॉ है जो बोल तो दिया लेकिन कहीं दिख ही नहीं रहा है। इलैन वाइटल वाला जो कंसेप्ट है, अब इसको कैसे कंफर्म करेंगे आपकी इलैन वाइटल आपको बड़ाई करना चाहता है? इलैन वाइटल का कोई प्रूफ ही नहीं है, तो ठीक है। लामार्क कुड नॉट ऑल्सो एक्सप्लेन हाउ द इंटरनल अर्ज वर्क टू क्रिएट वेरिएशन। वही बात है, इलैन वाइटल को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि कैसे उससे वेरिएशन आता है। हाउएवर, लेकिन देखिए 2 पार्ट में कंक्लूजन लिखा गया है, ये पार्ट नेगेटिव है, ये पार्ट पॉजिटिव है, ठीक है। कितना सुंदर सा आपको कंक्लूजन मिला है। तो ऐसे में एग्जामिनर खुश हो जाएगा कि भाई ठीक है, इसने इसने गलत तो समझ लिया और क्यों सही है वो भी समझ लिया। तो सही इसलिए है, हाउ डिस्पार्ट क्रिटिसिज्म, लमार्क का जो वर्क है उसको हम लोग सराहना करते हैं, कमेंट करते हैं। क्यों कमेंट करते हैं भाई? क्योंकि उन्होंने थ्योरी को उस समय दिया जब साइंस का डार्क एज चल रहा था। भाई 1809 में कितना ही साइंस प्रोग्रेस कर गया था। मतलब उस समय एडम और ईव वाला कंसेप्ट चल रहा था। उस समय आकर के कोई बोल रहा है कि नहीं हम लोग बंदर से आदमी बने हैं, तो वही बहुत बड़ी बात है, ठीक है, ठीक है। तो इस तरह से इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। और इसके वजह से क्या हुआ कि इवोल्यूशन में इंटरेस्ट जागा अदर साइंटिस्ट्स का, और फिर धीरे धीरे और डेवलप जो हुई थ्योरीज, मॉडर्न थ्योरीज डेवलप हुई। मतलब ये पाइनियर थे, तो पाइनियर्स जो है सबसे ज़्यादा मुश्किल फेस करते हैं। तो इसी तरह लमार्क को भी क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ता है, लेकिन लमार्क जो है काफ़ी कमेंडेबल काम किए हैं ये मतलब थ्योरी दे करके। अच्छा, यहाँ तक तो आंसर कंप्लीट हो गया। अभी आप इसमें क्या कर सकते हैं, वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। तो यहाँ अपाला मैम के नोट्स में भी कुछ वैल्यू एडिशन है, मैं आपको दिखा देता हूँ। आप अब नोट्स प्रिंट आउट अगर आप रखेंगे अपने पास तो आपके पास भी होगा। तो इसमें देखिए मैम ने दिया है यहाँ पर कि लमार्किज्म में लैक जेनेटिक सपोर्ट बट एपिजेनेटिक सपोर्ट इज़ बिगिनिंग टू एक्यूमुलेट इन। मतलब अब धीरे धीरे सपोर्ट आ रहा है जेनेटिक रिसर्च से भी कि कैसे लमार्किज्म जो है उसके प्रिंसिपल सही है कुछ हद तक। जैसे ड्यूक यूनिवर्सिटी ने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें 2003 में किया था, जिसमें उन्होंने दिखाया था कि अगोती कलर्ड जो चूहे हैं उनको अगर मिथाइल रिच डाइट खिलाया जाता है तो वो येलो फर डेवलप हो जाता है उनमें, और वो कि इनहेरिट हो जाता है उनके ऑफस्प्रिंग के द्वारा। अभी कैसे होता है इसका ये मतलब प्रोसेस है। अभी ये प्रोसेस बहुत डिटेल में हो जाएगा, ये किस जीन के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, कौन सा एरिया मिथाइलेटेड होता है और वो इनएक्टिव हो जाता है फिर आगे ट्रांसफ़र हो जाता है। तो इतना डिटेल में आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, बट यहाँ पे समझने के लिए ये दे दिया गया है। आप इतना भी एग्जांपल लिख देंगे तो एग्जामिनर ड्यूक यूनिवर्सिटी वाला एग्जांपल समझ जाएगा। अभी फ्रूट फ्लाई का भी एग्जांपल आप लिख सकते हैं कि इसमें HSP90 नाम का एक प्रोटीन होता है जिसका ऑल्टरेशन किया गया है, हीट शॉक प्रोटीन। इससे क्या होता है, उसके आई का मॉर्फोलॉजी चेंज हो जाता है। मतलब वो जो फ्लाई है उसके जो आँख है
वो ऐसे अपेंडेजेस लाइक प्रोट्रूडेड हो जाते हैं आँख। किसी मक्खी का आप आँख देखें ऐसे निकला हुआ, तो वो वही होता है, हाँ आँख अजीब सा निकला हुआ हो जाता है, विच इज़ हेरिटेबल, ठीक है। और ये आगे जनरेशन में ट्रांसफ़र हो जाता है। तो ये 3 यहाँ पे आपको मिल गया वैल्यू एडिशन का पॉइंट। तो भाई ये वैल्यू एडिशन का पॉइंट तो सबके लिए कॉमन हो गए। अब तो जिन्होंने भी ये वीडियो कर लिया, ये नोट्स कर लिया, उसको ये पता हो गया और वो लिख के आएंगे एग्ज़ाम में। अगर आपको स्टैंड आउट करना है तो आप अपने न्यू वैल्यू एडिशंस इंटरनेट से खोज कर लिख सकते हैं, और यही जो है आपको हर एक क्वेश्चन में 1 मार्क्स 2 मार्क्स एक्स्ट्रा दिलाएगा और आपके मार्क्स बढ़ जाएंगे। बाकी आप इतना आंसर लिखिएगा तो आपको 15 में से 10 ज़रूर मिलेंगे, ठीक है। 10 11 12 10 से ज़्यादा तो जल्दी नहीं मिलता है, 8 9 10 ऐसे ही मिलता है, ठीक है। अभी हम लोग एक छोटा सा ये देख लेते हैं, लमार्क और डार्विन की थ्योरी कैसे डिफरेंट है वो देख लेते हैं। आइए देखिए, ये लमार्क है, ये लमार्क का थ्योरी है नीचे ऊपर, और नीचे जो है डार्विन का थ्योरी। तो देखिए दोनों कहते हैं कि इन्वायरमेंट में जब चेंज होता है, इन्वायरमेंट में चेंज होता है, इस बात पे दोनों अग्रीड है, ठीक है। अब ये कहते हैं कि चेंज होने से इन्वायरमेंट में उस ऑर्गेनिज्म के नीड्स चेंज होते हैं, नीड्स चेंज होने की वजह से उसका बिहेवियर चेंज होता है, बिहेवियर चेंज होने की वजह से कोई ऑर्गन यूज़ ज़्यादा होता है या डिसयूज़ होने लगता है, और वो ऑर्गन जब यूज डिसयूज़ होता है तो उसमें कुछ न्यू कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। मतलब कोई ऑर्गन ज़्यादा डेवलप हो गया या कम डेवलप हो गया, या ऑल्फैक्टरी सेंसेस कम हो गया, आई साइट डेवलप हो गया, ये सब एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है। और वो एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो इनहेरिट हो जाता है नेक्स्ट जनरेशन में, और धीरे धीरे वही इवोल्यूशन को जन्म देता है, ऐसा कहना था लमार्क का। लेकिन डार्विन भाई साहब का कहना था कि देखिए इन्वायरमेंट चेंज होता है, हम मानते हैं, लेकिन ये जो वेरिएशन आप बोल रहे हैं कि इन्वायरमेंट चेंज होने की वजह से हो रहा है, ऐसा नहीं होता। ऑलरेडी वेरिएशन हुआ है बहुत सारा इन्वायरमेंट में, मतलब अमॉन्ग द स्पीशीज़। ये क्यों हुआ है? अब इन्होंने म्यूटेशन का नाम नहीं दिया था, म्यूटेशन अभी हम लोग को पता है। इन्होंने कहा था कि बस हो गया है, मतलब ऑलरेडी चेंजेस अवेलेबल होता है, ठीक है। मतलब अलग अलग प्रकार के जो मतलब एक स्पीसी के ही अलग अलग ऑफस्प्रिंग में अलग अलग चेंज्ड बिहेवियर नोटिस किया जा सकता है, ठीक है। अब इस पर काम करता है नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन काम कैसे करता है? इन्वायरमेंट जिस चीज़ को फेवर कर रहा है वो आगे बढ़ जाएगा वो जीन, और जिस चीज़ को वो डिस्कार्ड कर रहा है, मतलब अभी इन्वायरमेंट इस तरह से चेंज हो गया कि भाई पानी कम है भाई, तो वो जो भी स्पीसी ज़्यादा पानी वाला जिन है, जिसको ज़्यादा पानी चाहिए ज़िंदा रहने के लिए, वो धीरे धीरे डिस्कार्ड हो जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा, और जो कम पानी पे ज़िंदा रह सकता है वो आगे बढ़ जाएगा। तो नेचुरल सिलेक्शन इस तरह से काम करता है उस पर, और फिर उससे जो मतलब नेचुरली सिलेक्ट होकर के जो जीन्स आगे बढ़ते हैं उस पे इनहेरिटेंस होता है, मतलब वो आगे इनहेरिटेंस हो करके फिर इवोल्यूशन होता है। मतलब नेक्स्ट स्पीसीज़ में नेचुरल सिलेक्शन द्वारा जो सिलेक्टेड वेरिएशंस है वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं और फिर उससे इवोल्यूशन हो जाता है, ठीक है। ये डिफरेंस था लमार्क और डार्विन की थ्योरी में। ये हम लोग अलग से भी पढ़ेंगे, यहाँ पर मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया ताकि इसी लेक्चर में आपको लमार्क और डार्विन में अंतर थोड़ा सा पता चल जाए। अच्छा, अब हम लोग देख लेते हैं एक छोटा सा माइंड मैप। देखिए ये माइंड मैप आपको बहुत इम्पोर्टेंट है लास्ट के रिवीजन के लिए। आप एग्ज़ाम के लास्ट 5 दिन में अपाला मैम के 4 नोटबुक्स प्लस कुछ अपने नोट्स, ये 4 नोटबुक अपने नोट्स, ये 5 दिन में नहीं रिवाइज़ कर पाइएगा। इसको रिवीजन करने के लिए आपको चाहिए ऐसा माइंड मैप, ठीक है। तो लमार्किज्म का माइंड मैप देख लेते हैं। सबसे पहले हम इवोल्यूशन को डिफाइन कर देंगे, फिर लमार्क के बारे में बता देंगे, जी पूरा नाम बता देंगे, किताब का नाम बता देंगे, ईयर बता देंगे। फिर ब्रीफ पैरा में आप लमार्किज्म के बारे में बता दीजिए भाई कि इन्वायरमेंट से वेरिएशन इंड्यूस होता है, इन्वायरमेंट से मतलब अर्ज, ये नीड चेंज होता है, नीड से ये होता है अपना जो हम लोग पढ़े थे पीछे वो बता देंगे। फिर फ्लो चार्ट बना देंगे, फ्लो चार्ट याद रहेगा तो याद तो रहेगा ही, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, यूज डिसयूज आगे आ जाएगा उसमें। फिर 4 लॉ बता देंगे, इलाइन वाइटल इन्वायरमेंटल प्रेशर से ऑर्गन डेवलप होता है, यूज डिसयूज और इनहेरिटेंस। और फिर हम लोग एक्सपेरिमेंट बता देंगे अगेंस्ट में, एक्सपेरिमेंट बता देंगे फेवर में, और फिर उसको कंक्लूड कर देंगे। और जो वैल्यू एडिशन है
वैल्यू एडिशन आप कर सकते हैं अगर आपको एक्सपेरिमेंट इन फेवर, जैसे अभी हम लोगों ने फेवर वाला 2-3 वैल्यू एडिशन देखा था, तो वो आप यहाँ पे एक्स्ट्रा पॉइंट बना के लिख सकते हैं, ठीक है, उसको हाईलाइट कर दीजिएगा। ऐसे ही अगर आपको अगेंस्ट में और मिला है तो उसके अगेंस्ट वाला भी न्यू रिसर्च अगर आप कहीं खोजे हैं तो वो भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से आप माइंड मैप बना के उसको याद कर सकते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।